जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक-ठाक, मज़े में। मेरा नाम रोहानुल हक है और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बेहतरीन तरीन टॉपिक से रिलेटेड जिसका नाम है सेंटेंस कनेक्टर्स। और आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। लास्ट टाइम 8 महीने पहले आई हैड 109 सब्सक्राइबर्स और अब हम लोग 1K के ऊपर हैं, तो ऑडियंस में बहुत फ़र्क आया है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, डोंट यू डेयर वरी बिकॉज़ व्हाटएवर आई एम सेइंग इज़ रिटन इन द स्लाइड्स। ओके? सो अब हम बात करते हैं टॉपिक से रिलेटेड, बाकी सारी बातें वीडियो के एंड में। अच्छा, तो अब ये सेंटेंस कनेक्टर्स क्या है? आप बोलेंगे सर आपने शोखियाँ मारने के लिए थोड़ा-सा कंजंक्शंस को नया नाम दे दिया है, ये कंजंक्शंस ही हैं, बट इन एक्चुअल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंजंक्शंस एंड सेंटेंस कनेक्टर्स आर 2 सेपरेट टॉपिक्स। तो सेंटेंस कनेक्टर्स क्या है? चलिए आइए इसको देख लेते हैं। Sentence connectors are words that connect different sentences. Now the contradictory part is we know a rough concept that conjunctions do the same, but that's complete. That's something incomplete. Sorry भाई बोलते वक्त अब आदत नहीं रही है लेकिन चलो बात समझ आ गई वही बात जो मैंने अभी की. I hope international students you are connected with us. Actually I have to address my native students in my native language Urdu, so that's why you might have trouble understanding me, but whatever I'm saying is written in the slide. Okay, so the real thing is that sentence connectors only join two separate sentences while conjunctions join two or more clauses or nouns. There is a minor difference between the two. थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा नहीं है. ठीक है, अभी हम वर्ड्स को देखेंगे तो हमें चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी. अच्छा, अब होगा कुछ यूं कि हो सकता है स्लाइड जो है वो मेरी वजह से छुप जाए, तो मुझे गायब होना पड़ेगा ताकि आपको स्लाइड विजिबल हो सही तरीके से. ठीक है, तो आप अब देख लीजिए. जी, a clause can be called a single sentence, so we say conjunctions join sentences or nouns, but remember that conjunctions are a part of speech while sentence connectors are just a part of an ordinary sentence. इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि क्लॉज जो होता है वो एक ही सेंटेंस के अंदर, मतलब एक सिंगल सेंटेंस को हम क्लॉज भी कंसिडर कर सकते हैं. और कंजंक्शन का काम क्या होता है कि वो दो सेंटेंसेस को जोड़े या दो क्लॉजेस को जोड़े. ठीक है, वो दो नाउन्स को भी जोड़ सकता है. ठीक है, तो इतने इतनी सी बस डिफरेंसेस वाली बात है इसमें. बाकी सेंटेंस कनेक्टर्स क्या करेंगे, वो सिर्फ एक पार्ट होते हैं सेंटेंस का. कभी वो जोड़ने का काम कर भी सकते हैं, कभी वो बस उसका पार्ट बन के आ सकते हैं सामने. ठीक है, जबकि कंजंक्शन हमेशा जोड़ने का काम करेगा. तो चलिए दूसरी स्लाइड पे देखते हैं हमारे पास क्या है. पहला वर्ड, आप बिल्कुल रेडी रहिए और परेशान मत होइएगा क्योंकि हमारे पास टोटल 20 सेंटेंस कनेक्टर वर्ड्स हैं. और इसको करने के बाद आप अगर कंपेटिटिव एग्जाम्स का भी हिस्सा हैं तो आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स में आपको ये बहुत हेल्प देगा. सबसे पहले लाइकवाइज, इसका मतलब होता है उर्दू के अंदर इसी तरह. ठीक है, और अगर हम इसकी मीनिंग पे जाएं तो एज द सेम वे गोज द सेम वे. ठीक है, यानी मतलब ये कि जैसा है वैसा ही. ठीक है, और उसमें भी हम ये सेंस दिखाना चाह रहे हैं कि कोई चीज़ अगर ऐसी हो रही है तो उसके साथ जो दूसरी चीज़ है वो भी वैसी ही चल रही है. कैसे? एग्जाम्पल दीजिए. स्कॉल्ड योर लिटिल गर्ल लाइक वाइज द अंकल्स बॉय. अरे आंटी जी, जैसे आप डांट रही हैं उसको, अंकल के बॉय को, वैसे ही आप अपनी छोटी बच्ची को भी डांटिए. समझ आ रही है बात? स्कोल्ड योर लिटिल गर्ल लाइक वाइज द अंकल्स बॉय. अंकल के बॉय को तो आपने सुना दिया है. ठीक है, अंकल के बेटे को आपने बता दिया है, डांट दिया है, वैसे ही अपनी बेटी को भी तो डांटे. समझ आई बात? वैसे ही. अब मैं वैसे ही बोलूं या इसी तरह बोलूं, बात एक ही है. अब नीचे लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए वर मिसबिहेविंग लाइकवाइज द वंस ऑफ सेक्शन डी. अब एक क्लास है, समझ लीजिए क्लास 4 का सेक्शन ए सेक्शन डी है, तो सेक्शन ए वाले जो हैं वो वैसे ही बदमाशियां कर रहे हैं जैसे सेक्शन डी वाले कर रहे हैं. तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने लाइकवाइज को यूज किया. हमारे पास नंबर 2 है फर्दर मोर. फर्दर मोर का मतलब ये है कि मजीद. हम लोग जब ये दिखाते हैं ना कि भाई ऐसा है ऐसा है ऐसा है और फिर हम बोलते हैं मजीद ये कि ऐसा भी है, तो मजीद ये कि तो हम लोग उर्दू में यूज कर रहे हैं. इन इंग्लिश वी हैव टू से के फला 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 एंड देन वी हैव टू से फर्दर मोर. ये बात भी थी. ठीक है, इस तरह करके. कैसे? एग्जाम्पल बताइए, ऐसे तो समझ नहीं आएगा. तो एग्जाम्पल आपके सामने अभी दिखाता हूँ मैं. पहले आप इंग्लिश मीनिंग देख लीजिए. इन एडिशन टू समथिंग, हमें एडिशन डालना होता है किसी चीज के अंदर कि भाई ये बातें हैं तो उसके साथ ये चीज भी इंक्लूडेड है.
जैसा कि थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ, आई होप हाँ अब विजिबल है। द बॉय इज डम्ब, फर्दर मोर ही इज मिस्चीवियस। ठीक है, एक तो वो बेवकूफ है, ऊपर से वो बदमाश भी है। हम लोग ये दिखा रहे हैं ऊपर से, यानी मजीद की ये कि वो बदमाश भी है। द बॉय इज डम्ब, डम्ब मतलब बेवकूफ, बेवकूफ है, साथ साथ वो क्या है, बदमाश भी है। द कार इज डिसेंट, कार इतनी डिसेंट है। फर्दर मोर इट इज ऑटोमेटिक, एक तो डिसेंट है ऊपर से मैनुअल भी नहीं है, क्या है, ऑटोमेटिक है। आई होप सो ये दो सेंटेंस कनेक्टर्स आपको याद होंगे, और आप इसको चाहें तो लिख लीजिएगा, अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत मुश्किल होती हैं कंपाइल करना, नहीं मिलती आसानी से। ठीक है, तो आप इनको बिल्कुल अपने पास सेट रखिए, आपको इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी। चलिए, तो अब हम आते हैं नंबर थर्ड के ऊपर। नंबर थर्ड है हमारे पास देयर आफ्टर। आई होप मुझे विजिबल तो है अभी, लेकिन मेरा ख्याल ये खराब करेगा स्लाइड को, तो मैं गायब हो जाता हूँ। ठीक है, तो आप विजिबली देख लीजिएगा इसको बिल्कुल। और हाँ, इसी के बाद, देयर आफ्टर का मतलब हो गया कि इसी के बाद। तो इसकी इंग्लिश में क्या मीनिंग हो सकती है, समथिंग आफ्टर द डेट ऑफ और इवेंट मेंशन्ड, कुछ ऐसी चीज या कोई ऐसी बात जो किसी डेट या इवेंट के बाद आए। सर ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आपको एक नमूना दिखाना पड़ेगा। नमूना आपके सामने है, ही विल क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल्स। अच्छा, सेमीफाइनल्स भी बोलते हैं लोग, ठीक है, मैं थोड़ा नॉर्मल तरीके से भी बोल रहा हूँ, अभी मैं एक्सेंट और उस पर नहीं जा रहा। he will qualify for semi-finals and thereafter so will win the finals, यानी कि वो क्वालिफाई तो कर रहे हैं, सेमीफाइनल्स के लिए करेंगे। ठीक है, और उसी के बाद वो जीत भी जाएंगे फाइनल्स। ठीक है, तो एक इवेंट हुआ, या तो हमें इवेंट दे दिया जाएगा या हमें डेट दे दी जाएगी। जब भी ऐसा केस आपके सामने आए तो आपने सोच लेना है कि आपका सेंटेंस कनेक्टर वहां पे देयर आफ्टर यूज होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग गलतियां करके उल्टे सीधे कंजंक्शन जाके रख देते हैं, ये सोच के कि शायद कंजंक्शंस को यूज होना है, जबकि ऐसा नहीं है। The authority will not forgive him and thereafter will punish him. एक तो अथॉरिटी उन्हें माफ नहीं करेगी, साथ ही साथ वो आगे क्या करेगी, उन्हें पनिशमेंट देगी। ठीक है, दैट वॉज योर, सॉरी ये फिफ्थ वाला रिव्यू कर दिया मैंने। चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं पीछे वाली स्लाइड देखता हूँ, शायद एक स्लाइड मुझसे मिस हो गई है कहीं पे, तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। खैर आप सिक्स्थ वाला देख लीजिए, देयर फॉर, देयर आफ्टर और देयर फॉर में लोग कंफ्यूज भी होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि साथ ही में लिख दूं। तो यहाँ पे देखिए, इसका मतलब है इस लिए। ठीक है, उर्दू के अंदर, इंग्लिश में मीनिंग होगा समथिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ अ प्रीवियस इवेंट और एक्शन, यानी कुछ ऐसा हो चुका था पहले। ठीक है, किसी प्रीवियस मतलब कुछ अभी जो हुआ है वो पीछे वाले एक्शन की वजह से हो रहा है, कुछ ऐसा हो चुका था पीछे जिसकी वजह से अब जो हो रहा है वो मतलब सामने है, एज अ रिजल्ट है उसका, या आप कह लें एज एन इफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखें लिखा हुआ है ही लाइड, उसने झूठ बोला था, देयर फॉर ही डिडंट पास द टेस्ट, उसने झूठ बोला था तो वो पास नहीं कर सका टेस्ट। बात समझ आ रही है, मतलब पहले एक इवेंट हो गया, पहले एक बात हो गई, पहले एक चीज हो गई, एक एक्शन हो गया, उस एक्शन के बाद कोई काम जब होगा, हो रहा होगा उसकी वजह से, तो हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि उस एक्शन की वजह से उस काम का ये इफेक्ट आ रहा है, मतलब वो काम हमने किया था तो उसका इफेक्ट ही आ रहा है हमारे पास। ही लाइड, उसने झूठ बोला था, झूठ नहीं बोलता तो पास कर जाता टेस्ट, झूठ बोला था तो उसने क्या नहीं किया, पास नहीं किया टेस्ट, देयर फॉर ही डिडंट पास द टेस्ट। बात समझ आ गई। द कार कंडीशन वॉज वर्स, देयर फॉर वर्स का मतलब होता है कि बिल्कुल बेकार है, बुरी है। ठीक है, आपको तो पता ही होगा। तो यहाँ पे लिखा द कार कंडीशन वॉज वर्स, देयर फॉर द डीलर रिफ्यूज्ड टू बाय। मेरा ख्याल मैंने वर्स यहाँ पे सही नहीं लिखा है, वर्स्ट लिखना था मुझे, टी लगेगा, आप देख लीजिएगा जरा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री शायद यहाँ लगेगी, क्योंकि ये तो कंपैरेटिव है। द कार कंडीशन वॉज वर्स देयरफॉर द डीलर रिफ्यूज्ड टू बाय। कार कंडीशन जो है वो बिल्कुल ही बेकार थी, जिसकी वजह से डीलर ने क्या किया, मना कर दिया उसे लेने से। ठीक है, अब मैं पीछे वाली स्लाइड पे जाता हूँ जो मुझसे मिस हो गई। जी ये वाली स्लाइड थी वो, तो चलिए देख लेते हैं इधर क्या था जो हमने मिस किया। थर्ड पे था एक्चुअली बिसाइड्स, मैं आपको डायरेक्ट फिफ्थ पे ले गया, लेकिन कोई बात नहीं, सारे सेंटेंस कनेक्टर्स हैं, आपको समझ आने चाहिए, दैट्स व्हाट इट मैटर्स।
तो इसके अलावा, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, और यहाँ पे आपके पास मीनिंग है इसका ऑल्सो या एडिशन सेंस। जैसा कि हमने पीछे देखा था एक हमारे पास एडिशन सेंस था, वैसे ही यहाँ पर भी एक एडिशन सेंस है। तो आपने क्या करना है, अब आप इसकी एग्जाम्पल्स को ज़रा देख लीजिए। डू यू राइट नोवेल्स बिसाइड्स पोएट्री? क्या तुम नोवेल्स भी लिखते हो पोएट्री के साथ साथ? इसका मतलब ये भी होता है कि साथ साथ या इसके अलावा, एक एडिशन सेंस दे रहे हैं ना हम कि कोई बंदा ये काम करता है तो क्या वो ये भी करता है। बात समझ आई? आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। बिसाइड्स क्रिकेट, क्रिकेट के साथ साथ मैं फुटबॉल खेलता हूँ। यानी क्रिकेट के साथ साथ ऐसा नहीं कि क्रिकेट भी खेल रहा है फुटबॉल भी खेल रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिकेट तो खेलता है लेकिन उसी के साथ साथ फुटबॉल भी खेलता है। लाइक उसने एक स्पोर्ट और एक हॉबी अपनी बता दी, और उसके साथ साथ वो कोई दूसरी हॉबी भी साथ में बताना चाह रहा है या फॉलो करना चाह रहा है तो वो बताएगा बिसाइड्स का यूज करते हुए कि मैं ये भी करता हूँ। जैसे कि आपने देख लिया ना दोनों एग्जाम्पल्स में, आई होप ये एग्जाम्पल्स बिल्कुल आपको क्लियर हैं। अगर इसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, लिंक आपके पास मिल जाएगा आपको कमेंट सेक्शन के अंदर। फोर्थ पे आपके पास है डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद, यानी ऐसा किया और उसके बावजूद ऐसा हो गया। ठीक है, क्या मतलब है वहाँ इसका? मीनिंग में विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय, या इन स्पाइट ऑफ भी हम लोग यूज करते हैं, बहुत कॉमन है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ आई लाइक क्रिकेट डिस्पाइट द परफॉर्मेंस ऑफ माई टीम। अच्छा, टीम की परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, उसके बावजूद मुझे क्रिकेट पसंद है। तो ये तो बेइज्जती हो गई, वैसे फैक्ट भी है, क्या कर रहे हैं हम लोग, मैचेस हार रहे हैं 9 से। खैर, अल्लाह खैर करे पाकिस्तान टीम का। तो खैर, डिस्पाइट द फैक्ट ही डिसरिस्पेक्टेड द बॉस, ही वाज स्टिल इन द बिजनेस। डिस्पाइट द फैक्ट, ये बहुत कॉमन फ्रेज है और मैं भी बहुत यूज करता हूँ। डिस्पाइट द फैक्ट, ऐसा हो गया मतलब हकीकत के बावजूद, मतलब हकीकत को मद्देनजर रखते हुए उसके बावजूद उसने डिसरिस्पेक्ट तो किया था बॉस को, ये हकीकत है। ठीक है, हकीकत बताना चाह रहा हूँ मैं, तो हकीकत क्या है कि उसने डिसरिस्पेक्ट किया था बॉस को, उसके बावजूद वो क्या है, बिजनेस के अंदर मौजूद है। मतलब बॉस की बेइज्जती भी कर दी और बिजनेस भी, मतलब बिजनेस से भी हाथ नहीं छूटा, बिजनेस भी हाथ में है, जॉब हाथ में है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने देख ली अब दो स्लाइड्स में यानी, और वी आर ऑन नंबर 6 ऑलरेडी। तो अब हम बात करते हैं नंबर 7 की। एक मिनट, हाँ नंबर 7 है नॉट विथ स्टैंडिंग। ये थोड़ा सा बहुत रेयर यूज सेंटेंस कनेक्टर्स है, एक मिनट मुझे दीजिएगा ज़रा एडजस्ट करने के लिए। अच्छा जी, तो ये स्लाइड थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम ले रही है, आप 2 मिनट रुके, मैं आपको सब एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या सीन है। ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग का। तो चलिए आइए बात करते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग से रिलेटेड। इसके बावजूद, अब आप बोलेंगे सर अभी आपने बताया था डिस्पाइट और उसमें भी सेम सेंस था, अब इसमें भी सेम सेंस है, हम कैसे पहचानेंगे कि डिस्पाइट यूज करना है या नॉट विथ स्टैंडिंग यूज करना है? तो बच्चे मेरी बात गौर से सुनो, नॉट विथ स्टैंडिंग आपके पास कॉन्टेक्स्ट के अंदर बहुत ज्यादा फॉर्मल होता है। मीनिंग देखो दोनों का सेम ही है, मीनिंग के अंदर आ रहा है डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ थिंग मेंशन्ड, और बात भी सेम ही होगी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट जब फॉर्मल हो जाता है तो फॉर्मल का मतलब होता है रस्मी उर्दू के अंदर। ठीक है, लेकिन आप इस जहन से याद रखिए कि फॉर्मल का मतलब ये हो गया कि आप उसको बिजनेस वाली जगहों पर देखेंगे, आप उसको हो सकता है न्यूज़पेपर लेटर्स के अंदर देखें, लाइक वो बहुत इस तरह नहीं है, चलते फिरते लोग उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा रेयर होता है। ठीक है, आप अपने दोस्तों के मुंह से नहीं सुनेंगे नॉट विथ स्टैंडिंग। ठीक है, ये बहुत ज्यादा रेयर होता है। तो इसकी एग्जाम्पल देख लीजिए, आई विल रिपीट द एग्जाम नॉट विथ स्टैंडिंग द ओपिनियन ऑफ माई लॉन्ग नोज रिलेटिव्स। ओए होए, तो लॉन्ग नोज रिलेटिव्स क्या मतलब हुआ था इधर? मतलब ये हुआ कि मैं रिपीट करूंगा एग्जामिनेशन को, यानी एग्जाम को, किस चीज को कंसिडर ना करते हुए? नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब हुआ है कंसिडर ना करते हुए। मैं रिपीट करूंगा एग्जामिनेशन अपने लॉन्ग नोज यानी लंबी नाक वाले रिश्तेदारों के ओपिनियन को कंसिडर ना करते हुए। मतलब बात समझ आ गई कि उन्होंने एक ओपिनियन दिया था कुछ कि भाई ये कर ले, भाई वो कर ले। ठीक है, तो मैं उन लंबी नाक वाले रिश्तेदारों की बात को कंसिडर ना करते हुए क्या कर दूंगा, रिपीट कर लूंगा एग्जाम को। दैट्स द थिंग। तो अब यहाँ पे आई सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास, नॉट विथ स्टैंडिंग द ग्रुप प्रोजेक्ट कलीग्स। अच्छा, इस एग्जाम्पल के ऊपर बात करने से पहले आपको एक चीज और बता दूं नॉट विथ स्टैंडिंग की, वो ये कि
आप इसको ज़्यादातर देखेंगे कॉन्टेक्स्ट के स्टार्ट में, यानी बिल्कुल जब कोई बात स्टार्ट हो रही होगी ना, या कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा, तो ये बिल्कुल उसके स्टार्टिंग पॉइंट में इस तरह ऐड हुआ होगा, ठीक है। बीच के अंदर ये बहुत मुश्किल होता है, वो तो मैंने ऊपर आपको एक एग्जाम्पल दिखा दी, वरना बीच में आए ऐसे ही चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग के। तो खैर अब बात कर लेते हैं, नॉट विद स्टैंडिंग द ग्रुप प्रोजेक्ट कलीग्स, आई विल गो विद माई फ्रेंड्स सजेशन। ग्रुप प्रोजेक्ट के अंदर कलीग्स वगैरह होते हैं, दोस्त वो नहीं होते, लेकिन जैसे एक तरीके के क्लासमेट आप कंसिडर कर लें, तो उनकी बातों को या उनके सजेशंस को या उनकी चीज़ों को कंसिडर ना करते हुए मैं क्या करूँगा, मैं अपने दोस्त के सजेशन के साथ जाऊँगा। सजेशन यानी कि उसकी राय के साथ, ठीक है, वो क्या बोलता है या वो क्या सोचता है। मैंने यहाँ ये शो किया है कि मेरा दोस्त मेरी प्रायोरिटी है। आई होप सो मेरी बात यहाँ तक क्लियर होगी। अब हम चलते हैं नंबर 8 के ऊपर, और नंबर 8 को बताने से पहले मुझे थोड़ा छू मंतर होना पड़ेगा ताकि आपको स्लाइड विजिबल हो जाए। अच्छा जी, तो आई होप स्लाइड थोड़ी सी विजिबल है आपको, बल्कि अच्छी खासी विजिबल हो गई। तो चलो अब यहाँ पे देखो मुतबादिल तौर पर, ठीक है, अब उर्दू से घबरा मत जाना, उर्दू आहिस्ते आहिस्ते मुश्किल हो रही है, ठीक है, लेकिन तुम्हें इंग्लिश सीखनी है, यहाँ पे इंग्लिश सिखाता हूँ मैं। तो मीनिंग आपके पास गिवन है, यूज्ड टू सजेस्ट अनदर पॉसिबल एक्शन दैट कैन बी डन, गिव्स अ सेंस ऑफ चॉइस। यानी एक ऐसा सजेशन दे दूंगा मैं एक्शन का जो हो सकता है या वो पॉसिबल है, ठीक है। ये सेंस ऑफ चॉइस देगा आपको। चॉइस यानी कि दो चीजें आपके सामने दे दी जाएंगी और उसमें आपका अल्टरनेटिवली ये शो कर रहा होगा कि जो एक्शन है वो ये वाला पॉसिबल है। एग्जाम्पल बताइए, आई कुड चूज प्री इंजीनियरिंग और अल्टरनेटिवली आई कुड चूज प्री मेडिकल। मैं प्री इंजीनियरिंग भी चूज कर सकता हूँ या फिर मैं प्री मेडिकल भी चूज कर सकता हूँ। अब देखो मेरे पास फील्ड्स बहुत सारी हैं, ठीक है, सिर्फ ये दो फील्ड्स नहीं है, एक चीज कॉमर्स भी होती है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस भी होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई प्री इंजीनियरिंग और पॉसिबल एक्शन जो होगा, मतलब पॉसिबिलिटी दिखानी है हमें कि किस तरीके का मैं हूँ। लाइक मेरी नेचर को देखते हुए उसने कहा कि भाई तुम प्री इंजीनियरिंग चूज कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए दूसरा पॉसिबल जो लाइक ऑप्शन है या फील्ड है वो तुम्हारी प्री मेडिकल बेहतर है। अब इसी तरह नीचे देखो, ट्राई बिरयानी, बिरयानी ट्राई कर लो भाई, ठीक है। और अल्टरनेटिवली यानी पॉसिबल जो डिश है दूसरी जो बिरयानी के थोड़ा टक्कर में आ सकती है, वो कौन सी भी है, वो कौन सी वो है, सॉरी फील्ड निकल रहा मुंह से, कौन सी वो है डिश है, वो आपके पास है पुलाव, ठीक है। तो ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ, हालांकि खाने को बहुत सारी चीजें हैं भाई, सिर्फ बिरयानी पुलाव पे बात खत्म नहीं होती, लेकिन मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एक चीज है, एक एक्शन है, एक लाइक जो बात है वो उसके दूसरे के पॉसिबल है। यानी बिरयानी है तो बिरयानी के पॉसिबल एक दूसरी चीज है, वो क्या है, पुलाव है। आई होप आपको क्लियर होगा। अच्छा, वन मोर थिंग, आधे बच्चे बोलेंगे कि भाई पॉसिबिलिटी शो ही क्यों करनी है यार। देखो कंडीशंस हमें नहीं पता, ठीक है। कंडीशंस का मतलब ये कि क्या पता कि हमारे पास बिरयानी और पुलाव ही हो और कोई दूसरी डिश हो ही ना, तो जाहिर है हम यही बताएंगे ना कि भाई ये है तो इसके पॉसिबल अभी यही मौजूद है, ठीक है। यानी कंडीशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं हमारे सेंटेंसेस, तो हमें नहीं पता कि किस तरीके की कंडीशन हमें मिल रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे जल्दी जल्दी इसको एंड करते हैं। अभी तो बहुत हैं, अभी तो 10 हुए हैं, 10 और हैं, टेंशन नहीं लेनी, आहिस्ते आहिस्ते सब हो जाएगा। हाउ एवर, ठीक है, हाउ एवर का मतलब यह है कि देखो पहला यूज इसका होगा यूज विद कंट्रोडिक्शन ऑफ समथिंग। कंट्रोडिक्शन का मतलब होता है कि किसी के अपोज, ठीक है, किसी के खिलाफ। कैसे, यहाँ लिखा हुआ है अलबत्ता, अलबत्ता के तौर पे, यानी कि एक बात कर ली, उस बात के बाद हम लोग बोलते नहीं कि अलबत्ता मैंने ये भी किया था, तो ये उसके अपोजिट हो रहा है, यानी उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कैसे, बता देता हूँ इंग्लिश के अंदर, जैसे कि मीनिंग देख लो, यूज टू कॉन्ट्राडिक्ट अ प्रीवियस स्टेटमेंट, यानी एक बात तुमने कर दी तो उसकी जो अगली बात होगी उसको ये अपोज करेगा। कैसे, ही इज डम however he is worried about his studies। देखो वो बेवकूफ तो है, ठीक है, पहली चीज मैंने क्या बताई कि वो बेवकूफ है, पहली स्टेटमेंट हो गई। अब मैं बोल रहा हूँ कि वो बेवकूफ तो है, लेकिन अलबत्ता, ठीक है, अलबत्ता वो परेशान भी है, ठीक है, यानी परेशान तो है अपनी स्टडीज को लेके। अब भले वो बेवकूफ हो भले से, लेकिन उसको फिक्र तो है ना स्टडीज की, तो ये उसको अपोज करती है ये बात, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, जैसे नीचे, द पीपल वर अपसेट विद द डिसीजन ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है। अब पीपल यानी कि जो लोग हैं, जनता जो है आपकी, ठीक है, अगर बहुत सिंपल लफ्जों में बोलूं तो आपकी जो जनता है बच्चे, वो अपसेट है किससे, डिसीजन से, मिनिस्टर के, मिनिस्टर ने कोई डिसीजन पास किया है, उस डिसीजन से जनता खुश नहीं है भाई, ठीक है। तो वो हाउ एवर लिख के मैंने क्या बताने की कोशिश करी कि उन्होंने उसको एग्री कर लिया, हालांकि वो खुश नहीं थे,
अलबत्ता उन्होंने क्या किया, उसको एग्री कर लिया। तो एग्री करना ये अपोज कर रहा है उनके खुश ना होने वाली स्टेटमेंट को। आई होप सो क्लियर होगा। ठीक है, बाकी आप बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो खैर, अब दूसरा यूज देखते हैं, यूज टू एम्फोसाइज विद सेंस ऑफ, सॉरी मैंने क्या बोला, यूज टू विद सेंस ऑफ एम्फोसाइज। मैं कुछ और ही चल रहा हूँ भाई, बहुत टाइम हो गया यार क्लास लिए हुए। तो चलो खैर देख लो, आपके पास क्या है, कितना भी। हाँ, उर्दू में सेंस आ सकता है कितना भी, कैसे आएगा देख लो। यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव और एडवर्ब टू एम्फोसाइज दैट द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ समथिंग कैन नॉट चेंज अ गिवन कंडीशन। मतलब एज एन एडजेक्टिव या एज एन एडवर्ब ये यूज होगा और एम्फोसाइज करेगा डिग्री या एक्सटेंट किसी भी चीज का, कि भाई उसको चेंज नहीं किया जा सकता। बहुत मुश्किल बातें कर रहे हैं सर आप। ही इज सो स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब बहुत जिद्दी है। ही इज सो स्टबर्न दैट ही विल नॉट एग्री, वो इतना स्टबर्न है कि वो मानेगा ही नहीं तुम्हारी बात। हाउ एवर हार्ड यू ट्राई, चाहे जितनी ही कोशिश कर लो। तो ये यहाँ पे मतलब इसका ये नहीं है, अलबत्ता नहीं है। हाँ, गलती नहीं कीजिएगा, कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है भाई। कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए नहीं लगाओगे तो इंग्लिश के अंदर मौत है, मौत। कॉन्टेक्स्ट के साथ दोस्ती रखनी है। ही इज सो स्टबर्न दैट ही विल नॉट एग्री, वो मानेगा ही नहीं, चाहे तुम जितनी मुश्किल कोशिश कर लो। नीचे देख लो, अगर ऊपर वाला सेंटेंस समझ नहीं आया तो नीचे वाले से समझ लो। हाउ एवर एफर्ट यू पुट टू इट, पुट इन इट, मतलब तुम जितनी चाहे एफर्ट डाल दो इसके अंदर। इफ शी डिडंट हेल्प देन इट वोंट हैपन, अगर उसने मदद नहीं की ना, उस लड़की ने अगर मदद नहीं की, तो तुम चाहे जितनी मतलब कोशिशें लगा दो, नदियां जला दो, कुछ भी कर लो, तुम सुखा दो, सब कर दो, लेकिन तुम्हारा क्या होगा भाई, तुम्हारा वो काम नहीं हो पाएगा, इट वोंट हैपन। ठीक है, मतलब उसकी हेल्प जरूरी है। तो यहाँ पे मतलब क्या बना, कितना भी या चाहे जितना। ठीक है, इस तरह का सेंस उर्दू के अंदर तो यार देखो 100 चीजें, 100 अल्फाज डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं। इंग्लिश में भी तकरीबन ऐसा ही होता है, लेकिन आप देखें मैंने अब चाहे भी बोला क्योंकि मेरी तो आदत वैसी थी ना, मतलब मैं ये बता रहा हूँ। और एक्चुअल स्लाइड के अंदर जो है उर्दू सेंस का मतलब अलग लिखा हुआ है, तो उससे घबराना नहीं है आपने, बात सेम ही है, मतलब सेम ही है। ठीक है, तो ही इज सो स्टबर्न दैट ही विल नॉट एग्री हाउ एवर हार्ड यू ट्राई, हाउ एवर एफर्ट यू पुट इन इट, इफ शी डिडंट हेल्प देन इट वोंट हैपन। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। अब हम चलते हैं नंबर 10 की तरफ। सो ऑन नंबर 10 हमारे पास है सिंस, जो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि उसके यूजेज बहुत मिक्स हो जाते हैं, तो आप प्लीज़ थोड़ा अटेंटिव रहिएगा इधर। वो ये कि देखिए, पहले तो ये यूज़ होगा एज कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन का भी इसका यूजेज है और हमें नहीं पता होता कि कंजंक्शन में कैसे यूज़ करना है और कनेक्टर के तौर पे कैसे यूज़ करना है। तो देख लीजिए, उर्दू के अंदर इसका सेंस होता है चूंकि। ठीक है, और अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूं इंग्लिश के अंदर, तो दैट इज बिकॉज या एज। अब अगर मैं सिर्फ ये बोल दूंगा तो देखें ये क्लियर नहीं होगा, बट मुझे एग्जाम्पल दिखानी पड़ेगी। सिंस द क्लास हैज बीन डिलेड, लेट्स ग्रैब समथिंग फ्रॉम द कैंटीन। अब चूंकि क्लास जो है वो डिले हो चुकी है, यानी अब ऐसा हो चुका है, तो अब हम ये काम कर सकते हैं कि हम जाते हैं कैंटीन और वहां से कुछ ले लेते हैं। बस ये बात हो रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो नीचे, द ओल्ड मैन क्रैक्ड हिज बोन्स इन द रेस, रेस में भागते हुए बूढ़े चाचा की हड्डियां टूट चुकी हैं। तो अब क्या होगा, सिंस ही वॉज वीक एंड फ्रेजाइल। ठीक है, फ्रेजाइल का मतलब कि वही कमजोर, हिल रहा है ढांचा बने में। ठीक है, तो नो ऑफेंस टू ओल्ड मैन, लेकिन फिर भी लिखा हुआ है तो हम लोग कंसिडर करते हैं क्या, कि भाई ओल्ड मैन की हड्डियां जो है वो क्रैक हो चुकी हैं, चूंकि मतलब हम बाद में ये बात बताना चाह रहे हैं कि क्यों क्रैक हुई थी। ठीक है, बिकॉज का सेंस आ रहा है, देख रहे हैं आप। तो बिकॉज का सेंस कैसे आया, कि भाई वो वीक थे, फ्रिजाइल थे, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां क्या हुई, क्रैक हो गई। तो अब हम देख लेते हैं भाई प्रपोजिशन का यूसेज। प्रपोजिशन एक खतरनाक टॉपिक है, इसलिए मैंने कहा था कि ओवरऑल सेंस जो है ना वो थोड़ा मुश्किल है, तो उसको जरा सही से समझिएगा। और ये आता भी बहुत है, तब से अब तक। प्रपोजिशन का मतलब हो गया तब से अब तक। अब इस तरह की आधी आधी बात से तो काम नहीं चलेगा ना, पूरा बताना पड़ेगा। समटाइम्स used when you are mentioning a time or event in the past and indicating that an action or situation has been continued until now। ये आपको अगर आप याद करें सही से, आप मेरा ख्याल वाकिफ तो होंगे प्रेजेंट परफेक्ट वाले टेंस से, तो उसके अंदर भी परफेक्ट टेंस से आप वाकिफ होंगे। परफेक्ट टेंस के अंदर बहुत यूज होता है सिंस एंड फॉर, तो यहाँ पे उसका यूजेज कुछ इस तरीके से रहता है, ही वॉज प्लेइंग गेम्स सिंस मॉर्निंग। ये सुना होगा आपने। ठीक है, इस टेंस के अंदर
तो सिंस मॉर्निंग का मतलब ये है कि वो सुबह से गेम खेल रहा है, ठीक है। दे आर फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यानी बचपन से दोस्त हैं भाई, ठीक है। तो तब से अब तक, ये वाला सेंस जो होता है ये प्रपोजिशन का होता है और यही कनेक्टर सेंस है आपका। और ऊपर वाला जो सेंस है वो आपका कनेक्टर तो हो सकता है, लेकिन वो ज्यादा क्या करेंगे हम लोग, कंसिडर उसको लाइक कंजंक्शन में ही डाल देंगे, क्योंकि वो वाला सेंस थोड़ा अलग है, चूंके का है, ठीक है। तो आपने इसको याद रखना है। और अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। जी, तो नंबर 12 पे है हमारे पास टू बिगिन विथ। टू बिगिन विथ का मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ को मुझे इंट्रोड्यूस करवाना है, और चीज़ें बहुत सारी होंगी, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा उसके लिए मैं यूज़ करूंगा टू बिगिन विथ। कैसे? जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने उर्दू में मेंशन किया सबसे पहले। सबसे पहले मुझे कोई चीज़ दिखानी है, यूज फॉर इंट्रोड्यूसिंग द फर्स्ट थिंग इन अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू आर गोइंग टू मेंशन। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मेंशन तो करनी है, लेकिन उससे पहले जो सबसे पहली चीज़ मैं मेंशन करूंगा उसके लिए मैं यूज़ करूंगा क्या, टू बिगिन विथ। अब यहाँ लिखा हुआ है व्हाई डिड यू स्लैप हिम। किसी ने मुझसे पूछा भाई कि तुमने उसको क्यों मारा, तो मैं जवाब दूंगा वेल टू बिगिन विथ ही कॉल्ड मी अ फैटी वैटी डॉग। भाई सबसे पहले तो ये कि उसने मुझे फैटी वैटी डॉग बुलाया था, इसलिए मैंने मारा। अब इस स्टार्ट फ्रेज का मतलब ये है कि उसमें कुछ और दूसरी चीजें भी हैं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो उसने की होंगी और मैंने अभी वो मेंशन नहीं की। सबसे पहली चीज मैंने क्या मेंशन करी कि उसने फैटी वैटी डॉग बुलाया है, लेकिन उसने सिर्फ ये काम नहीं किया है, उसने और भी दूसरे काम किए हैं जिसकी वजह से मैंने उसको एक मारा है स्लैप, ठीक है। तो बात समझ आ गई, ये इसलिए होता है टू बिगिन विद। देखिए अब हम बात करते हैं मोर ओवर के ऊपर जल्दी से। मोर ओवर आपके पास उर्दू के अंदर सेंस रखता है इसके अलावा, ठीक है। यानी कोई चीज़ मैं बात करूंगा तो उसके बाद उसमें एक चीज़ एडिशन कर रहा हूँ मैं, किसी चीज़ का या किसी बात का मैं एडिशन कर दूंगा। कैसे? जैसे कि मीनिंग आप देख लीजिए, यूज टू ऐड इंफॉर्मेशन ऑल्सो एंड मोर इंडिपेंडेंटली, यानी इंफॉर्मेशन को ऐड तो करूंगा और साथ में वो इंफॉर्मेशन थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाएगी, ठीक है। कैसे? जैसे कि योर परफॉर्मेंस इज एक्सट्रीमली बैड मोर ओवर यू हैव फेल्ड। एक तो तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, साथ ही साथ मतलब मैंने ऐड कर दिया इसके अलावा तुम फेल्ड भी हो गए हो, ठीक है। यानी एक तो तुम बुरा अपना परफॉर्म कर रहे हो, ऊपर से तुम फेल भी हो गए, लाइक तुमने कोई कोशिश ही नहीं करी जीतने की। इट इज एन एक्सपेंसिव बाइक, ये एक बहुत एक्सपेंसिव बाइक है। मोर ओवर इट्स नॉट इन अ गुड कंडीशन, एक तो ये एक एक्सपेंसिव बाइक है, ऊपर से ये क्या है, कंडीशन भी अच्छी इसकी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो स्लाइड थोड़ी सी अटक रही थी, इशू आ रहे थे, इसलिए मैंने फेस स्कैन को भी परमानेंटली रिमूव कर लिया। बट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा मैं। अभी थोड़ी सेटिंग नहीं है ना, बहुत टाइम के बाद वीडियो आ रही है, 8 महीने के बाद, तो थोड़ा सा इसको इशू हो सकता है। खैर प्राइमरीली को देख लेते हैं 15 के ऊपर, तो इसका मतलब होता है बुनियादी तौर पर। और प्राइमरीली का इंग्लिश में आप ये मतलब समझ लें कि जैसे कोई भी चीज़ है ना, तो वो मेन है, किसी भी चीज़ की मेनली है, ठीक है। यानी आप जैसे प्राइमरी पढ़ते हैं किसी भी चीज़ का, लाइक प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो प्राइमरी का मतलब ही होता है कि वो मेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो कैसे होगा ये? जैसे देखो, द डील इज प्राइमरीली अबाउट द डिक्लाइन ऑफ इन्फ्लेशन। डील जो है वो डिक्लाइन ऑफ इन्फ्लेमेशन के बारे में मेनली है। प्राइमरीली वहां लिखने का सिर्फ इतना मकसद है कि वैसे तो डील के अंदर बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी होंगे, दूसरी चीजें भी होंगी, लेकिन जो उसका मेन फैक्टर या मेन पॉइंट है वो क्या है, डिक्लाइन ऑफ इन्फ्लेशन है। अब यहाँ पे दूसरी एग्जांपल आप खुद देख लीजिएगा, द स्टूडेंट्स आर प्राइमरली फोकसिंग ऑन रट्टाफाइड अप्रोच रेदर देन कंसेप्चुअल और मेमोरी बेस्ड लर्निंग, ठीक है। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। स्टूडेंट जो है वो मेनली किस पे फोकस कर रहे हैं, रट्टाफाइड के ऊपर, कॉन्सेप्ट या मेमोरी के ऊपर नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं फॉर वन थिंग, ठीक है। अब जैसा कि ये भी बहुत रेयर है, नहीं सुना होगा किसी ने, पहली बात ये है, इसका मतलब ये होता है उर्दू में, ठीक है। तो मीनिंग क्या है इसकी? इसकी मीनिंग है सेम एज टू बिगिन विथ। बिगिन विथ जैसे यूज होता है वैसे ही ये भी होगा, जस्ट कन्वेज अ मोर नेगेटिव सेंस। ये थोड़ा नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं कि व्हेन यू आर स्पीकिंग विथ फॉर वन थिंग, मतलब फॉर वन थिंग का इस्तेमाल करते हुए जब आप बोल रहे होंगे तो ये आपका सेंस नेगेटिव कर देगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। तो कैसे करेगा, आओ देख लो। अच्छा, एक और चीज, इट मीन्स गिविंग वन एग्जांपल एज फर्स्ट आउट ऑफ सेवरल विच आर प्रेजेंट आफ्टर। इसका भी वही मतलब है कि बहुत सारी जो चीजें हैं उनके बाद कोई चीज, मतलब एक मैं बता रहा हूँ कि हाँ ये चीज जो है एक्स्ट्रा है, स्पेसिफिक कर रहा हूँ, ठीक है। इट मीन्स गिविंग वन एग्जाम्पल एज फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट होने के तौर पे उसको बाहर लेके आऊंगा। बहुत सारी एग्जाम्पल्स, मतलब जो दूसरी है ना, सेवरल का मतलब क्या है, बहुत सारी, तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स के अंदर से एक चीज को निकाल के लाऊंगा और बताऊंगा कि ये पहली चीज है, ठीक है।
अब इस तरह तो मैं इसलिए क्लियर नहीं होगा क्योंकि मैंने एग्जाम्पल दिखाई नहीं ना, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ डायरेक्ट एग्जाम्पल पे ही आ जाओ। वाई आर यू स्लीपिंग, ठीक है, तुम क्यों सो रहे हो? तो मैं ये बताऊंगा फाइल फॉर द वन थिंग, फॉर द नहीं, सॉरी फॉर द नहीं लगता, आई एम रियली वेरी सॉरी, ठीक है। वेल फॉर वन थिंग आई एम बोर्ड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैंने सिर्फ एक रीजन पहला निकाल के दिया जिसकी वजह से मैं सो रहा हूँ, ठीक है। उसने मुझसे क्या पूछा, वाई आर यू स्लीपिंग, मैंने क्या बताया, वेल फॉर वन थिंग आई एम बोर्ड। देखो भाई, जो पहली चीज है या पहली बात ये है कि मैं बोर्ड हो रहा हूँ, मैं बोर हो गया हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं सो रहा हूँ। अब इसका मतलब ये बना, इस वर्ड को यूज करने का, फॉर वन थिंग को यूज करने का मतलब ये बना कि और दूसरी चीजें भी थी, और दूसरे रीजन भी थे, और दूसरी ऐसी बातें भी थी जिसकी वजह से मैं सो रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीजें मैंने मेंशन नहीं की, लेकिन उनमें से मैंने कौन सी एक चीज स्पेसिफिक निकाली, वो क्या थी कि मैं बोर हो गया हूँ, उस वजह से मैं सो रहा हूँ। बात समझ आ गई? आई होप सो, यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाता है फॉर वन थिंग एंड अनदर इज, ठीक है। इसका कोई नंबर इसलिए मेंशन नहीं है क्योंकि ये इसके साथ इंटरलिंक्ड है, तो इसमें मतलब भी यही बनेगा, पहली बात ये है और दूसरी वो, ठीक है। ये कभी कभी स्ट्रक्चर यूज होता है इस तरह, तो आपने याद रखना है कि फॉर वन थिंग करके आगे एंड अनदर इज ये भी होता है, ठीक है। यानी जब एक से ज्यादा बातें मैं बताना चाहूँ, पर तो मैंने सिर्फ एक बात बताई ना, नीचे मैं एक से ज्यादा बातें बताना चाह रहा हूँ, डिस्क्राइबिंग वन रीजन एंड देन दी अदर, देखो यही बात मेंशन्ड है। वाई आर यू स्लीपिंग, क्यों सो रहे हो भाई, फिर वही बात। अब मैं ये नहीं बोल रहा वेल फॉर वन थिंग आई एम बोर्ड, ये तो हो गया, एंड द अदर इज आई एम टायर्ड। भाई पहली चीज ये कि मैं बहुत बोर हो गया हूँ, दूसरी चीज ये कि मैं बहुत थक चुका हूँ, ठीक है। तो दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, आपको यूज करना आना चाहिए कि किस दर क्या यूज करना है। तो ये थी आपकी एग्जाम्पल नंबर टू तो थी, लेकिन शायद वो है, हाँ 16। हमारे पास जो टॉपिक है, टॉपिक का पार्ट नंबर सेंटेंस कनेक्टर नंबर कौन सा था, 16। तो अब हम बात करते हैं नंबर 17 की। 17 है हमारे पास इवन थो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसका भी आपको सेंस क्लियर होना चाहिए, एग्जाम वगैरह में भी ये बहुत आता है। इसका मतलब होता है अगरचे इन उर्दू, और मीनिंग बनेगा इसका सेम एज ऑल्थो, बट इट इज मोर फॉर्मल इन अ सेंटेंस, ठीक है। एक सेंटेंस के अंदर बहुत ज़्यादा फॉर्मल होता है ये, ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल की पहचान होना बहुत ज़रूरी इसलिए होती है इंग्लिश में, क्योंकि अब एक होता है कि हम लोग अपने दोस्तों वगैरह में बात कर रहे हैं ना, उसके ऊपर मैंने एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा, टाइप्स ऑफ इंग्लिश के ऊपर, ठीक है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल का मतलब आपको उधर से क्लियर हो जाएगा, और बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप देख लें कि क्या चीज़ फॉर्मल है, क्या चीज़ इनफॉर्मल है। द स्टूडेंट्स वॉन्ट अटेंड द क्लास इवन थो इट इज़ इम्पोर्टेंट, बच्चे जो हैं वो क्लास अटेंड नहीं करेंगे अगरचे वो क्लास बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वोंट गो एट द पार्टी, टू द पार्टी नहीं होना चाहिए इधर, होना चाहिए, लेकिन टू और एट का भी, इसका भी पूरा एक कॉन्सेप्ट है प्रपोजिशन के अंदर, मैं आपको पूरा बताऊंगा। अभी आप छोड़ दीजिए, आई वोंट गो एट द पार्टी इवन थो माई फ्रेंड्स विल बी देयर, मैं पार्टी में नहीं गया अगरचे मेरे दोस्त भी वहाँ थे। तो ये सेंस हो गया, मतलब वही है, एक अपोजिंग सेंस है, जैसे हाउ एवर में हम देख रहे थे ना कि ऐसा है लेकिन फिर भी मैंने ऐसा नहीं किया, तो वो वाला सेंस है। अच्छा, तो सेंटेंस कनेक्टर में आपने बस यही ख्याल रखना है कि देखो भाई, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस कनेक्टर्स हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, लेकिन उनके अंदर छोटे छोटे माइनर से डिफरेंसेस है, कहीं पे फॉर्मेलिटी का होता है, कहीं पे ये है कि यूजेज का हो जाता है, ठीक है। तो आपने बहुत ख्याल रखना है और देख के सब कुछ सेट करना है अपने पास, ठीक है। ये कंप्लीट मास्टर क्लास थी सेंटेंस कनेक्टर्स की, तो खैर अभी खत्म नहीं हुआ, दो और रह गए हैं हमारे पास। सो दैट को देख लेते हैं, ठीक है। सो दैट का मतलब होता है ताकि, ठीक है। अब ये तुम साथ साथ लिखते जाओ उर्दू सेंस, ताकि तुम्हारे जहन में रहे, ताकि पढ़ते वक्त तुम सो दैट की जगह पे ताके का इस्तेमाल कर सको, ठीक है। मीनिंग क्या है, टू कंसाइड द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन और पर्पस, ठीक है। कंसाइड नहीं, सॉरी, कंक्लूड। आजकल मेरे पास स्लाइड में ना कुछ और ही हो रहा है, असल में स्लाइड मैंने पहले बनाई थी बहुत, और कुछ कुछ चीज़ें पहले की हैं, बस इसमें मैंने अभी एडजस्टमेंट्स की हैं, और फिर मैंने सोचा कि इसको अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो है टू इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन और पर्पस, तो यहाँ पे देखो अब क्या लिखा हुआ है, द टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट एक्सपो सेंटर सो दैट स्टूडेंट्स अवॉइड चीटिंग। टेस्ट जो है वो एक्सपो सेंटर पे होगा ताकि स्टूडेंट्स अवॉइड कर सकें चीटिंग को, ठीक है। मैंने क्या बोला, आपने गौर से सुना, टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगा एक्सपो सेंटर पे, ताकि, ताकि क्या है यहाँ पे, सो दैट है, सो दैट स्टूडेंट्स अवॉइड चीटिंग, ताकि स्टूडेंट्स चीटिंग ना कर सकें, ठीक है। बस यही है सेंटेंस कनेक्टर का मतलब यहाँ पर। और दूसरी एग्जांपल आप बहुत समझदार हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ जाएंगे पढ़ के।
तो चलते हैं 19th के ऊपर। 19th है हमारे पास सब्सिक्वेंटली इवेंचुअली, ये थोड़ा कम इस्तेमाल होता है लेकिन फिर भी आप इसको कहीं ना कहीं देख लेंगे, और उस वक्त देखने के बाद आप परेशान ना हो जाएं, इसीलिए बस मैंने सोचा कि इसको ऐड करके ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसका मतलब है बाद में, ठीक है। इवेंचुअली सब्सिक्वेंटली एक ही बात है, तो मीनिंग क्या बनेगा, आफ्टरवर्ड्स समथिंग हैपन, ठीक है, एक ही बात है। तो वो देख लीजिए एग्जाम्पल्स, द स्नाइपर्स लॉस्ट द टारगेट, सब्सिक्वेंटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक आउट द टारगेट वॉज इन द हैंड्स ऑफ द इन्फेंट्री। मतलब स्नाइपर से टारगेट जो है वो मिस हो चुका है। अब क्या होगा, अब जो है वो टारगेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इन्फेंट्री की है। इन्फेंट्री हम कहते हैं जैसे जो इन्फेंट होते हैं ना, जैसे जमीन पे चलने वाले जो सिपाही होते हैं, ठीक है, इन्फेंट से निकला है लफ्ज। तो जमीन पे जो चलते हैं ना, लाइक जो सोल्जर्स होते हैं एक्चुअल, जो जिनकी लाइक जो किसी टावर पर नहीं होंगे, जो किसी एयरक्राफ्ट पे नहीं होंगे, बस वो जमीन पे होंगे, लाइक सरफेस लेवल पे होंगे, उन सोल्जर्स को हम कहते हैं कि ये इन्फेंट्री है, ठीक है। तो आपको आई होप समझ आया होगा। डॉक्यूमेंट्स वर लॉस्ट बाय द केयरलेस किड, ठीक है, डॉक्यूमेंट घुमा दिए थे केयरलेस किड ने। दूसरी एग्जाम्पल इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि वर्ड थोड़ा सा मुश्किल है ये वाला। तो डॉक्यूमेंट वर लॉस्ट बाय द केयरलेस किड, सब्सिक्वेंटली हिज पेरेंट्स रिक्वेस्टेड द स्कूल टू इशू द न्यू वंस। डॉक्यूमेंट्स जो है वो घुमा दिए किसने, केयरलेस किड ने। बहुत ही लापरवाह, मतलब लापरवाह सा बच्चा है, तो वो बिल्कुल क्या करा उसने, डॉक्यूमेंट को घुमा दिया है। तो उसके बाद क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली का मतलब उसके बाद के पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट करी स्कूल से कि भाई एक नया वाला इशू कर दें, ठीक है, बिल्कुल सिंपल हो गया मामला। ये कि आपको समझना है, थोड़ा सा अटेंटिव रहना है। 20 द लास्ट वन, फाइनली हमारा क्या है, वेदर या इवन इफ, दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब है यहाँ तक के अगर या चाहे, ठीक है। तो इसको अपने सेंटेंस में अप्लाई करके देखना। अभी मीनिंग देखो, इट इज सिमिलर टू इफ बट मोर फॉर्मल इन सेंस। भाई ये इफ के बिल्कुल बराबर है, यानी इफ का मतलब जो होता है वही सेम मतलब इन दोनों का भी है। सिर्फ मसला सिर्फ इतना सा है कि ये थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है एज कंपेयर टू किसके, इफ के, ठीक है। तो अब देख लो, आई डोंट नो वेदर ही विल एग्री और नॉट, मुझे नहीं पता कि वो एग्री करेगा या नहीं करेगा। इधर मैं इफ भी यूज कर सकता हूँ लेकिन इफ उसको इनफॉर्मल कर देगा, या मैं इवन इफ भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा फॉर्मल क्या हुआ, वेदर। मुझे नहीं पता कि वो मानेगा या नहीं मानेगा। इवन इफ ही मिस, इवन इफ का भी एक ध्यान में रखिएगा कि इवन इफ जो है वो तकरीबन लाइक कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टार्ट में आता है, बीच में नहीं आता, ठीक है। ये सब पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपको एरर बनाने देंगे और उसमें वो आगे पीछे कर देंगे, और कहीं कॉन्टेक्स्ट मैच नहीं हो रहा होगा तो फिर वो आपका गलत हो जाएगा। हालांकि बीच में भी हो सकता है यूज, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है ना, कॉन्टेक्स्ट क्या है सेंटेंस का वो बहुत मैटर करता है, ठीक है, स्पेशली इन इंग्लिश। तो इवन इफ ही मिस्ड द ट्रेन, नो वन इज गोना स्टॉप हिम रीच द नेक्स्ट स्टॉप। तो यहाँ पे मतलब क्या बना, चाहे वो मिस कर दे ट्रेन, ठीक है, या फिर मैं बोलना चाहूँ यहाँ तक कि अगर वो मिस कर दे ट्रेन तो क्या होगा, कोई उसको रोक नहीं सकेगा दूसरे स्टॉप तक पहुँचने से, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ये हमारी क्लास थी किसकी, सेंटेंस कनेक्टर्स की। और ये बहुत दिनों के बाद मैंने सोचा कि सही से एक अच्छी क्लास ग्रामर की कंडक्ट कर लूँ। और ये स्लाइड भी रेडी थी, थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करनी थी, कुछ नए नए वर्ड्स थे रह गए थे उनको ऐड करना था, वो सब करके मैंने सोचा कि यार ऐड कर लेते हैं। एक चीज़ की बहुत माजरत भाई कि बेस कैम जो है वो गायब हो गया, ठीक है, लेकिन आपने मुखरे से करना क्या है, आपको तो समझ आ गया। वो मैंने इसलिए ऐड किया था कि थोड़ा सा आपको आए, रियलिटी समझ आए कि हाँ भाई थोड़ा कोई पढ़ा रहा है देख के लगे, ठीक है। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, समझ आगे होगी चीज़ें। अब आगे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिन लोगों ने जाना है भाई आप चले जाएं, यहाँ पे लेक्चर आपका खत्म होता है, ठीक है। और आगे की बात ये करनी थी भाई, देखो मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ बहुत जल्द, ठीक है। और कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च होंगे बिल्कुल मुफ्त में, ठीक है। कोई आपसे किसी तरह की कोई पेड चार्जेस कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा बंद नहीं करूंगा मैं, आपको सब कुछ यहाँ मुफ्त मिलेगा। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि कोशिश रखना कि आप चैनल से ज़्यादा कनेक्टेड रहो, और मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह, वैसे तो मैंने स्लोगन पर डाला हुआ है न्यू वीडियो एवरी वीक, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश रखूंगा। थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, ठीक है, वीडियो को बनाना, टाइम निकालना। अभी भी देखो हमारा अच्छा खासा टाइम निकल गया, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। आप लोग बिल्कुल कनेक्टेड रहिए। और अच्छा, अगर आपको लगता है कि भाई इसका कोई पीडीएफ भी हो, कुछ हो, देखना चाहते हैं हम, लाइक स्लाइड को, चीज़ों को, वैसे तो ऐसा कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया अभी मैंने,
ठीक है, आप नोट्स मेरी स्लाइड से देख के बना सकते हैं, लेकिन बेहतर ऑप्शन ये भी है कि आप लोग जाके कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक दी हुई है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की, तो वो आप लोग ज्वाइन कर लें। वहाँ पर छोटे छोटे शॉर्ट्स भी आते हैं, बहुत टेस्ट भी लेता हूँ उधर मैं, चीज़ें बहुत तरह की हैं, तो वो आपको फ़ायदा देंगी। अभी हो सकता है मैं कोई टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दूँ, तो वहाँ पे फिर हाईलाइट के अंदर ना बहुत सारे टेस्ट मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी, और अब और डालूंगा। ठीक है, उन टेस्ट को आप जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपको कंपेटिटिव इंग्लिश के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अभी भी जो टेस्ट वगैरह हुए हैं, तो उनमें जो मैंने आपको कराया था और टू वगैरह और इस तरह की चीज़ें, तो वो सब जाके आप चेक कर लीजिए, पेपर में लगा है। ठीक है, तो ठीक है, खुश रहिए, इंशाल्लाह मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं अपना डायलॉग भी भूल गया हूँ, क्या था वो? हाँ, स्टे हम्बल एंड इज competitive इंग्लिश विथ रोहान।